हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप सब ने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली होगी। जिस तरह से हमने डिसाइड किया था, पैटर्न बनाया था, उस तरह को उसको आप फॉलो कर रहे होंगे और कंफर्टेबल हो गए होंगे। लेकिन जैसे हमें अपने फुल कंप्लीट डे में अगर अपने मील को कंप्लीट करना है तो स्वीट डिश तो चाहिए, वैसे ही अगर हमें अच्छी रिवीजन बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए तो एक बार सारे कंसेप्ट्स को ब्रश करना या अपने माइंड में रिवाइज करना, रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आपके लिए सारी रिवीजन क्लास रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। किसी का कोई डाउट है तो वो सॉल्व हो जाएगा, एंड अगर कोई कंसेप्ट किसी का मिस हो रहा है, वो छूट रहा है या वो भूल रहा है, तो वो भी उसको वो क्लियर कर सकता है, कवर कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टैट्स से। स्टैट्स हमारी वेटेज कितनी है? 40 मार्क्स की है। ये आप सबको क्लियर है कि 40 मार्क्स की हमारी स्टैट्स है, 20 मार्क्स की एलआर है और 40 मार्क्स की मैथ्स है। स्टैट्स में हर चैप्टर का में क्या क्या क्वेश्चन आने हैं, किस टाइप के कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने फॉर्मूला बेस्ड आने हैं, कितने कंसेप्ट बेस्ड आने हैं, कितने न्यूमेरिकल बेस्ड आने हैं, ये सब हम क्लियर कर चुके थे अपनी क्लास में। फिर भी आज हम थोड़ा थोड़ा इन चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि किस चैप्टर में से क्या क्या आ सकता है, क्या क्या प्रीवियस पेपर के बेस पे आने के चांसेस हैं, जिसको करके हम और कंफर्टेबल हो जाएं और कॉन्फिडेंट हो जाएं। ठीक है, तो अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ तो सिर्फ जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है मेरी, अगर मैं ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट को अच्छे से कर लेती हूँ, इसका मतलब मैंने 50% सिलेबस अपना जो पेपर में वेटेज है कवर कर लिया। 50% वेटेज सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को करके हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब ये 2 चैप्टर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा मेन चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी का आ रहा है, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन के भी सारे, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। तो अब आप क्या करते हो कि चलो फटाफट से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, कैलकुलेटर उठाओ, न्यूमेरिकल करो। कैलकुलेटर भी उठा के हम न्यूमेरिकल करते हैं तो टाइम लगता है। कैलकुलेटर में भी कीज तो आपको प्रेस करने ही पड़ेंगे, स्टेप्स तो लिखने ही पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, सारे कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट जो हम समझते हैं कि हमें आते हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है एक्चुअल में जो बेसिक है, जैसे स्टैट्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या क्या नाम होते हैं। एक क्वेश्चन ये 100% हमारे पेपर में आता है और बहुत इजी भी है, लेकिन हमें एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते जाते हैं तो जो एक्चुअल में हमें चाहिए हम उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें मेनली फोकस करनी है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेबस हम सारा कर चुके हैं, रिवाइज हम सारा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उस चैप्टर में से हमें मेनली फोकस करनी है एट द टाइम ऑफ फाइनल रिवीजन, कि ये चीज़ें तो मुझे 100% पता होनी चाहिए और मैं इसको उस टाइम तो रिवाइज करूंगा ही करूंगा। तो आप क्या करोगे, रेड और ब्लू तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे, कोई भी डिफरेंट कलर का मार्कर लो, चाहे पेंसिल लो, उससे उस चीज को मार्क करते जाओ कि हाँ ये चीज मुझे फाइनल रिवीजन के टाइम देखनी ही देखनी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। इसमें हमें क्या क्या चीजें फोकस करनी है। ठीक है, तो जब आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा की बात करते हो तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये हम क्लियर कर चुके हैं कि इस चैप्टर में से हमारे एग्जाम में, हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या क्या नाम होते हैं, ये 100% एक क्वेश्चन है। फर्स्ट सेंसस किसने कंडक्ट किया था, ये एक क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन आता है कि सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस, इसको याद करने के लिए मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था। सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस को याद करने के लिए मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था कि इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो सिंगुलर मतलब 1 आइटम, प्लूरल मतलब बहुत सारी, यही होता है। लेकिन स्टैट्स में ऐसा नहीं होता। स्टैट्स में मतलब होता है, प्लूरल का मतलब होता है स्मॉल डेफिनेशन, सिंगुलर का मतलब होता है एज अ होल, कंप्लीट डेफिनेशन। तो प्लूरल मतलब आपने डाटा को कलेक्ट किया। अब डाटा कलेक्ट करके क्या फायदा हुआ, डाटा कलेक्ट करके तो कोई फायदा नहीं हुआ। डाटा कलेक्ट करने के बाद मुझे उसे प्रॉपर वे में अरेंज करना है, क्लासिफाई करना है, जिससे मैं इंटरप्रेट कर पाऊँ, कोई कंक्लूजन या डिसीजन निकाल पाऊँ। तो जो मेथड्स हम इन सब चीज़ों को लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए उस डाटा पे अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो वो बन जाता है मेरा सिंगुलर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि डाटा कलेक्ट लिखा हुआ है तो मैम सिंगुलर लिखें या प्लूरल लिखें। सिर्फ डाटा कलेक्ट हो रहा है तो मतलब प्लूरल,
सिर्फ डाटा कलेक्ट हो रहा है तो मतलब प्लूरल, लेकिन डाटा पे हमने कोई ना कोई मेथड यूज कर दिया, टेक्निक यूज कर दी उसको क्लासिफाई करने के लिए, अरेंज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कोई मेथड या टेक्निक यूज कर दी उस कलेक्टेड डाटा पे, तो वो क्या बन जाएगा मेरा सिंगुलर सेंस। तो एक माइनर सा डिफरेंस है जो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डाटा कलेक्शन दोनों डाटा होगा तभी तो कोई मेथड लगाऊंगी, जब कोई क्वेश्चन पेपर ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करूंगी। तो डाटा दोनों में चाहिए, एक में सिर्फ कलेक्शन है और एक में उस पे हमने प्रॉपर मेथड या टेक्निक यूज करके उसको यूजफुल बनाया। ठीक है, इसके बाद अब सिंगुलर सेंस में प्लूरल सेंस के बाद हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, मेथड ऑफ कलेक्शन। मैम ये तो हम 11 से भी पढ़ते आ रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, आप पढ़ते आ रहे हो। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी मतलब क्या हो गया, जिसमें हम खुद ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, या मैंने एक असिस्टेंट रखा हुआ है कि मेरे बिहाफ पे जाओ भाई डाटा कलेक्ट कर लो। लेकिन जब मैं इतने सारे ताम धाम नहीं करना चाहती या इतने एफर्ट्स नहीं डालना चाहती, तो मैं जो पब्लिश सोर्सेज हैं जिन्होंने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट कर रखा है वहां से डाटा उठा लेती हूँ, तो क्या बन जाता है वो सेकेंडरी डाटा सोर्स। सेकेंडरी डाटा सोर्स मतलब मैंने कलेक्टेड डाटा, गवर्नमेंट मैगजीन्स हो सकती है, जर्नल्स हो सकती हैं, कुछ भी जब यूज़ करके डाटा को कलेक्ट करती हूँ, इकट्ठा करती हूँ अपने पर्पस के हिसाब से, तो वो सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। और जब अपने बिहाफ पे खुद ही कंडक्ट कर रही हूँ या करवा रही हूँ तो वो प्राइमरी बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या स्टेट्स की कोई लिमिटेशन हो सकती है। हाँ भाई, स्टेट्स की बहुत सारी लिमिटेशन हो सकती हैं। तो लिमिटेशन यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बेटर है कि आप एक बार लिमिटेशन के हेडिंग्स पढ़ लो। कि स्टेट्स क्या है, सिर्फ क्वालिटेटिव फैक्टर को देखता ही नहीं है, डाटा कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है डाटा जिसको मैंने ड्यूटी दी थी कलेक्ट करने की, उसने प्रॉपर वे में या प्रॉपर अपनी ड्यूटी फुलफिल ही नहीं की, बायस्ड हो गया था। तो ये सारी हमारी लिमिटेशंस हो जाती हैं स्टेट्स की। अब जब इतनी सारी लिमिटेशंस हैं, तो डाटा को जब मैं यूज करने लायक बनाऊंगी तो मुझे क्या चेक करना है, स्क्रूटनी ऑफ डाटा। इतनी सारी लिमिटेशंस है तो क्या डाटा पे मुझे फेथ करना चाहिए, सेकेंडरी सोर्स पे मुझे जाना चाहिए? जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्राइमरी में टाइम भी बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगता है और कई जगह इम्पॉसिबल ही होता है, तो जाना तो मुझे पड़ेगा ही। तो मैं क्या करती हूँ, स्क्रूटनी मतलब मैं वेरीफाई कर रही हूँ डाटा को। किस पर्पस के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी के लिए और होमोजीनिटी के लिए, कि भाई ऐसा मैं इस सोर्स से ले रही हूँ तो वो फेथफुल, या उसकी पास परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, या लोगों ने उसके बारे में क्या रिव्यूज डाले। जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, सपोज अमेजोन से मुझे शॉपिंग करनी है, कोई मुझे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स खरीदना है या कोई हाई प्राइस का आइटम खरीदना है, तो मैं क्या करूँगी, पसंद मुझे आ रही है आइटम, डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन मैं नीचे जाती जाऊँगी स्क्रॉल करके और रिव्यूज़ जरूर पढ़ूंगी कि कस्टमर्स ने क्या रिव्यूज़ डाले हैं, उनका क्या फीडबैक है। उस फीडबैक के बेस पे मेरा फाइनल डिसीजन होने वाला है कि मैं उस आइटम को पिक कर रही हूँ या मैं उसको रिजेक्ट कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मैटर करती हैं। ठीक है भाई, बहुत सारी सेल कर दी, इस बंदे की रेटिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन रिव्यूज़ तो देखो भाई, रिव्यूज़ कितने बेकार है, तो मैं इस आइटम पे नहीं जा रही। तो स्क्रूटनी ऑफ डाटा, जब हम डाटा के सोर्स को वेरीफाई करते हैं उसकी कंसिस्टेंसी के लिए और होमोजिनिटी, तो वो बन जाता है मेरा स्क्रूटनी ऑफ डाटा। ठीक है, हर चीज़ का मुझे वेरिफिकेशन चाहिए, मैं बोली हुई बात पे या सुनी हुई बात पे विश्वास नहीं कर रही, तो वो चीज़ हो जाती है हमारी स्क्रूटनी। इस चैप्टर में फिर क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बेसिस कितने थे हमारे, 4 बेसिस थे। कौन कौन से बेसिस थे, क्रोनोलॉजिकल। अब ये नाम तो हम 11 से सुन रहे हैं, इसके में क्या फर्क पड़ गया, फर्क ये पड़ा, ये किसके बेस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब टेम्पोरल, मतलब टेम्पोरल। तो दूसरा नाम मिल गया मुझे इसका, टेम्पोरल। फिर क्या होता है, ज्योग्राफिकल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एरिया के हिसाब से हो गया। फिर क्या हो गया मेरा, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटीज़ के बेस पे हमने किया। क्वांटिटेटिव तो पता ही है, क्वांटिटी। ठीक है, ये 4 क्लासिफिकेशन हमने पढ़े हैं, इनका वो भी पढ़ लिया। लेकिन अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जाऊं, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जाऊंगी तो ये क्या है, नॉन फ्रीक्वेंसी, और ये क्या बन जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी।
ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी हम डाटा को दो कैटेगरी में बांटते हैं, ऑन फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी। ये दोनों पार्ट मेरे नॉन फ्रीक्वेंसी के बन जाते हैं और ये दोनों पार्ट मेरे फ्रीक्वेंसी के बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने किया पार्ट ऑफ टेबल। पार्ट्स ऑफ टेबल में सारे हमें पता है, हेड नोट, फुट नोट, सोर्स, बॉडी, स्टब, रोज, कैप्शन सब पता है हमें। अब प्रॉब्लम क्या आती है कैप्शन ऑफ स्टब में। अब मैं आपसे पूछूं रो को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉलम को, तो इसके लिए हमने क्या शॉर्टकट किया था, सी से। हमने इस सी अल्फाबेट से हमने याद किया था कि सी अल्फाबेट कॉमन है कैप्शन और कॉलम में। सी अल्फाबेट कॉमन है कैप्शन और कॉलम में, तो कैप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, तो ऑटोमेटिकली स्टब रिप्रेजेंट करेगा रो को। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ डिफरेंट नाम्स की। जैसे हम कहते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे जाते हैं तो क्या होता है हमारी, कौन कौन से डायग्राम्स पढ़े हमने, बार डायग्राम पढ़ा, बार डायग्राम के बाद आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, लाइन डायग्राम, ऐसे हमने पाई चार्ट, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो हम यूज़ करते हैं। अब बार डायग्राम तो ठीक है, हिस्टोग्राम भी ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक नाम होता है हिस्टोग्राफ। यहाँ क्या था मेरा, हिस्टोग्राम, क्या था हिस्टोग्राम, और ये क्या हो गया हिस्टोग्राफ। तो सिर्फ एम की जगह मैंने पीएच डाल दिया, लेकिन आंसर मेरा पूरा वेरी कर गया भाई। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हिस्टोग्राफ भी कहते हैं। अब लाइन डायग्राम की बात करें, लाइन डायग्राम को हम क्या कहते हैं, हिस्टोरीग्राम। एक और नया वर्ड आ गया, तीनों वर्ड मिलते जुलते हैं। और यहां तो एक और एरर है, लाइन ग्राफ को आप टाइम सीरीज ग्राफ भी कह सकते हो। मतलब मुझे ये पता है कि बनाना कैसे है, ये तो पता है, चलो ये तो मुझे खुद को श्योरिटी है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है कि कौन सा ग्राफ कैसे बनना है, उसका क्या यूज़ है, क्या डाटा चाहिए, सब कुछ पता है। लेकिन इनके जो ये नाम है, अल्टीमेटली हमें अब बार बार आपको मैंने पूरे सेशन में बोला है कि हमें स्मार्ट स्टडी पे जाना है। ये चीज़ नहीं करनी कि मुझे ये डायग्राम्स बनाने आते हैं, ग्राफ्स क्लियर है और मैं लगी हुई हूँ 15-20 क्वेश्चन इनको बनाने में। भाई वो बनाना नहीं आना आपको, वो चीज़ आनी है, उसके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज़रूर करो। हर चीज़ यूज़फुल है, हर चीज़ काम आती है, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर मत करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है या उसके साथ हमें पता होनी चाहिए, हमारी नॉलेज के लिए ज़रूरी है, उसको भी साइड बाय साइड हमें इग्नोर नहीं करना है। इसी को स्मार्टनेस कहते हैं। स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं है कि ये आने के चांस नहीं है छोड़ दो, ये नहीं आ सकता ये छोड़ दो, पिछले 3 साल में नहीं आया छोड़ दो, ये स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस है कि जो चीज़ आपको आती है उस पर उतना ही टाइम दो जितना डिवोट करना ज़रूरी है, बाकी टाइम सेव करो और उस पार्ट पे लगाओ जो या तो आपको कंफ्यूज है या अभी आपने रीड नहीं किया या उस कंसेप्ट से रिलेटेड हमें पता होना ही चाहिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि सीए का जो पेपर है, सीए फाउंडेशन का जो पेपर है, आपके बेसिक्स की नॉलेज ले रहा है आपसे। 1 मिनट में आप बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल के लिए, पहले न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेटर नहीं होता था तो न्यूमेरिकल एक्यूरेसी भी चेक करते थे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करते थे, स्पीड भी चेक करते थे, सब कुछ चेक करते थे। अब भाई कैलकुलेटर है, वो चीज़ नहीं चेक करनी, कैलकुलेटर पे भी ट्रिक्स हैं, स्पीड भी नहीं चेक करनी। अब हमें चेक करना है आपका कंसेप्ट क्लैरिटी। कंसेप्ट क्लैरिटी ही हमें चेक करनी है और वही फ्यूचर में हमारे काम भी आती है। तो स्मार्टनेस इस तरह से अप्लाई करनी है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि हमने ग्राफ्स बनाए हैं, तो कुछ ग्राफ्स हमारे मेजर्स को, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को यूज कैलकुलेट करने में हेल्पफुल हो जाते हैं कि हम ग्राफिकली डायरेक्टली उनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे मोड का आंसर निकालना है तो कौन सा डायग्राम मुझे हेल्प करने वाला है, हिस्टोग्राम। और इन केस मुझे मीडियन निकालना है तो कौन सा डायग्राम मुझे हेल्पफुल होने वाला है, ओजाइव। ओजाइव कितने टाइप के होते हैं मेरे, लेस देन और मोर देन, ठीक है।
तो जब हम सिर्फ अभी हम फर्स्ट चैप्टर की ही बात कर रहे हैं, तो अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि फर्स्ट चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, तो उसमें कंटेंट और कंसेप्ट भी बिल्कुल बेसिक तक जाना है, जो पूरा मेरे स्टेट्स के सिलेबस में मुझे काम आने वाला है। पूरे स्टेट्स की बेसिक नॉलेज इसी चैप्टर में है, तो इसके हमें अगर आप क्वेश्चन बैंक पे उठा के देखोगे, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल क्या है आप ये देखो। ये आपका चैप्टर है, कौन से क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन दिख रही है? सिर्फ हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आराम से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओगे। तो इस चीज को ध्यान में रख के अब आपको अपनी रिवीजन, फाइनल रिवीजन फोकस करनी है, ठीक है। एक चीज होती है जो हमारे पेपर में भी आती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज पे बेस्ड है, तो पहले इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड। अब इनका मीनिंग बताने की तो जरूरत नहीं है। इंक्लूड मतलब उसको कंसिडर करना है, एक्सक्लूड मतलब अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना है, छोड़ के चलना है। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, इसमें हमारा 0 भी इंक्लूड है और 9 भी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब इसमें मेरा 10 इंक्लूड नहीं है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। अब अगर मैं बात करती हूँ अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट की, तो इसकी अपर क्लास लिमिट कितनी है? 0, और इसकी अपर क्लास लिमिट कितनी है? लोअर क्लास लिमिट 0 और अपर क्लास लिमिट कितनी है? 10। ये मेरी क्लास लिमिट हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, तो क्या मैं इसको अपर और लोअर बोल सकती हूँ कि अपर क्लास लिमिट 9 है, लोअर क्लास लिमिट 0 है? नहीं, नहीं बोल सकती। बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती? बोल सकती हूँ भाई, लिमिट ही तो लिखी है, और क्या लिखा है? लेकिन पेपर में मुझसे पूछा गया अपर क्लास बाउंड्री एप्लीकेबल इन बोथ सीरीज। दूसरा ऑप्शन मुझे दिया गया, या क्लास बाउंड्री लिख दो, क्लास लिमिट एप्लीकेबल इन बोथ सीरीज। अब बताओ, क्लास बाउंड्री दोनों की लिमिट्स को मैं अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट बोल सकती हूँ क्या? दोनों की लिमिट को मैं अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री बोल सकती हूँ? क्लास लिमिट बोल सकती हूँ, बाउंड्री नहीं बोल सकती। बाउंड्री क्या होती है मेरी? अपर क्लास बाउंड्री की बात करूंगी तो अपर क्लास लिमिट माइनस d/2, और लोअर क्लास बाउंड्री की बात करूंगी तो लोअर क्लास लिमिट प्लस d/2। अब ये d क्या बला है? d ये बला है भाई, ये जो इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस निकालो। 10 माइनस 9, 1 आ गया, फिर d/2 निकालो, 1/2, 0.5 आ गया। 0.5 अपर में से माइनस कर दो, और लोअर में अपर में प्लस करो, लोअर में माइनस करो। अपर में प्लस करो, लोअर में माइनस करो, तो वो बाउंड्री बन जाएगी। इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा डिफरेंस क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर मेरा डिफरेंस 1 आ रहा है, तो मुझे बाउंड्री पे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं क्लास लिमिट बोल सकती हूँ, इसको भी क्लास लिमिट बोल सकती हूँ, इसको क्लास बाउंड्री भी बोल सकती हूँ, लेकिन इसको नहीं बोल सकती। इसलिए क्लास लिमिट तो दोनों सीरीज पे एप्लीकेबल है, लेकिन बाउंड्री के लिए मुझे इस सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ता है सिर्फ से एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो बाउंड्री और लिमिट में डिफरेंस क्लियर हो गया। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? देखो, लोअर में से माइनस, अपर में प्लस, ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गई मेरी सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज में। क्लियर?
यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार हमारे एग्जाम में आई है, वो भी पता होना चाहिए। इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज का हमारा निकनेम क्या है भाई, दूसरा नाम क्या है? मेन नाम तो वैसे फैमिली में भी हमें क्या हमारे निकनेम सिखाते हैं। तो इंक्लूसिव सीरीज को हम कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग और इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो तो क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी डिजिट क्या है आपको रिपीट नहीं दिख रही, हर नंबर अपने आप में यूनिक है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर 10 यहाँ भी था, यहाँ भी था, ओवरलैप हो रहा है। 20 यहाँ भी था, यहाँ भी था, ओवरलैप हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने ट्रिक्स, अपने हिंट्स बना सकते हो जिससे एग्जाम टाइम में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एक्सक्लूसिव सीरीज हमारी ओवरलैपिंग होती है, मतलब बाउंड्रीज क्या है, रिपीट हो रही हैं। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में कोई भी हमारी बाउंड्री रिपीट नहीं हो रही, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारी नॉन ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर इन स्टेट्स। तो कौन से एरर हो सकते हैं? सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। या तो मैंने सैंपल करते टाइम, सैंपल सेलेक्ट करते टाइम, उसमें से आइटम पिक करते टाइम, या सैम्पलिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो अडॉप्ट करते टाइम कुछ एरर कर दिया, या वो मैंने सब काम ठीक किया था, या मैंने सैम्पलिंग मेथड में मैं गई नहीं थी, सेंसस मेथड पे गई थी, तब भी मैंने कुछ ना कुछ एरर कर दिया। वो टाइप्स के एरर स्टेट्स में हो सकते हैं सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। कौन कौन से हो गए? सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। क्या हुआ हमारा? एरर इन स्टेट्स। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब हमने चैप्टर 1 करते टाइम बहुत सारी टर्म्स की डेफिनेशन, और जब हमने क्वेश्चन किए थे तभी भी हमने देखा था डेफिनेशन बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हम इन डेफिनेशन को एक बार अच्छे से रीड कर लें। सेफर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि आप इनको अच्छे से रीड करो। और इसमें ये मैंने ऑलरेडी स्टार्स बनवा रखे हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारी क्या थी? क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय लेंथ और साइज और विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाती है। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल को सिग्मा एफ से डिवाइड कर देती हूँ तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। मतलब न्यूमरेटर दोनों का सेम है, इसमें मैंने क्लास इंटरवल की लेंथ से डिवाइड किया और इसमें मैंने सिग्मा एफ से डिवाइड किया, तो मेरे दोनों फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस टाइम भी हमने कवर किया था और उस टाइम भी हमने मार्क किया हुआ है, तो इसको भी आप अपने नोट मार्क कर लो। आपको ध्यान से इसको देखना है। ये न्यूमेरिकल फॉर्म की तरह से भी आ सकता है हमारा, कि आपको डाटा दिया हुआ है और किसी पर्टिकुलर क्लास की आपसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपसे पूछ, तो आपको वो बतानी आराम से आ जाएगी और आपको उस टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक टर्म और मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, एक ही जगह रहेगा तो आप अच्छे से कर सकते हो। ओजाइव दो टाइप के होते हैं और ओजाइव का हमारा दूसरा नाम क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं हम ओजाइव को। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा का पूरा रिवाइज हो जाता है और आपको पता भी चल गया है कि किस तरह से हमने इसको पढ़ना है और क्या क्या बातों पे मेन ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की, वो है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन।
अब इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बाद हमारा आ जाता है कोफिशिएंट, ठीक है, तीनों में रिलेट। और इसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूलेज। फॉर्मूलेज पे मेन फोकस रखना है हमें, क्योंकि फॉर्मूले की एप्लीकेशन तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आने वाला है और कैलकुलेटर हमारे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूला ही टिक करने के लिए आ जाए तो इसके लिए फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। जब मैं रिलेशन की बात करती हूँ तो रिलेशन मेरा कैसा हो सकता है, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। अगर मैं सिमेट्रिकल की बात करती हूँ, चलो पहले एक बार सिंबल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बी को हम कैसे दिखाते हैं, का अपना कोई सिंबल नहीं होता, लिखने के लिए हम एम लिख देते हैं, लेकिन एक कॉमन सिंबल नहीं है जो हर कोई लिखता है। मोड का क्या होता है, जेड। मीन डेविएशन को एमडी लिखते हैं, क्वार्टर डेविएशन को क्यूडी लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप स्टैंडर्ड डेविएशन लिख सकते हो या आप सिग्मा लिख सकते हो। वर्ड को बोलते हैं हम सिग्मा, ठीक है। आधा न जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं हम सिग्मा, हम ये भी लिख सकते हैं। सिमेट्रिकल में क्या होता है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सिमेट्रिकल है तो मेरे ये तीनों आंसर सेम आएंगे, और अगर असिमेट्रिकल है तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है। तो हम कोई भी फॉर्मूला जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन की नेचर पहले दी होगी पेपर में, उसके हिसाब से हमें अपने आंसर को टिक करना है। आंसर दोनों ही होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की नेचर कैसी है, इस पे मेरा आंसर वेरी कर जाए, देख के करना है, ठीक है। अब जैसे हम मीन के फॉर्मूले की बात करते, हमने फॉर्मूले की बात की, फॉर्मूले तो तभी अप्लाई करेंगे जब हमें सीरीज पता हो। इंडिविजुअल सीरीज मतलब क्या हो गया मेरा, सिर्फ मुझे डाटा दिया होगा, इंडिविजुअली डाटा दिया होगा, वो मेरे इंडिविजुअल सीरीज बन जाएगी। और अगर उस वेरिएबल के साथ, रैंडम वेरिएबल के साथ मुझे फ्रीक्वेंसी भी दे देंगे तो वो डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगी, और फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग देंगे तो वो मेरी कॉन्टिन्यूस सीरीज बन, ठीक है। डायरेक्ट मेथड ये मीन के ये फॉर्मूले होते हैं, डिफरेंट टाइप से हम कर सकते हैं, लेकिन आंसर हम इंडिविजुअल सीरीज का कोई भी फॉर्मूला लगाएं, इन तीनों मेथड में से आंसर सेम आने वाला है, सेम डिस्क्रीट में, सेम कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लगाएं आंसर सेम आने वाला है, लेकिन एक बार हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले भी पॉसिबल हैं। क्वेश्चन तो डायरेक्ट से भी हो जाएगा, भाई कैलकुलेटर ने करना है, हमने कौन सा करना है, लेकिन फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। उसके बाद कुछ शॉर्टकट, जैसे सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, ए है तो अर्थमेटिक मीन भी वही ऑब्जर्वेशन आएगा, करने की जरूरत नहीं है, मेथड अप्लाई करने की, सेलेक्ट करने की या कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है। सारा डाटा आपको 5 5 5 5 5 दिया हुआ है तो अर्थमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर हम सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन निकालें, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से मैं मीन को माइनस कर देती हूँ, तो मेरा टोटल उसका क्या होने वाला है, 0 आने वाला है। टोटल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। मतलब ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें डाटा दिया हुआ है, मुझे 659 दिया हुआ है 10 टाइम्स, मैं कैलकुलेटर उठा के मीन निकालने में लगी हुई हूँ, वो भी मैं बार बार मिस कर देती हूँ, गलत टाइप कर देती हूँ, तो दोबारा से शुरू हो जाती हूँ। नहीं भाई, 10 टाइम्स 659 दिया हुआ है तो मीन तो 659 है, हम क्यों मेहनत करेंगे, यहीं पे हमें अपनी स्मार्टनेस को अप्लाई करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पार्ट हमारा, ठीक है। 2 सीरीज या 3 सीरीज का मीन निकालना हो तो वो कंबाइन मीन बन जाता है। कंबाइन मीन में या तो हमें क्या होता है, सीधा कंबाइन मीन पूछ लेंगे, या फिर वही है हमारी जजमेंट चेक करना है, हमारी एक्यूरेसी या मेरी प्रैक्टिस को चेक करना है। सीए ने करना क्या है, उन्होंने ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है भाई, कोई भी कर लेगा, 11th-12th का बच्चा भी कर लेगा, सीए में ही क्यों दिया, क्योंकि उन्हें चेक करना है कि बच्चे ने पिक किया या नहीं पिक किया। तो वो कैसे चेक करते हैं, फॉर्मूले में अप्लाई तो कोई भी कर देता, वो क्या करेंगे, या तो इस पूरे डाटा में से मीन दे देंगे, इनमें से कोई वैल्यू मिसिंग कर देंगे, तब भी इजी लग रहा है,
या फिर वो क्या कर देंगे, एक वर्ड डाल देंगे परसेंटेज। परसेंटेज वन का एक वैल्यू मिसिंग होगी तो आप आराम से निकाल देते हो। परसेंटेज वर्ड में क्या हुआ, n1 भी मिसिंग है, n2 भी मिसिंग है, या 3 सीरीज है तो n1 n2 n3 तीनों मिसिंग है। तब आप क्या करते हो, हमेशा मेरा n1 प्लस n2 100 आएगा परसेंटेज में, और उसको मुझे यूज करके अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको लगे कि n1 n2 दोनों ही मिसिंग है और कंबाइन मीन का क्वेश्चन लग रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वर्ड आपको परसेंटेज दिया हुआ होगा, वो आपको नोटिस करना है और फिर क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। जैसे एक क्वेश्चन हमने ये क्लास में किया हुआ है कि n1 n2 दोनों मिसिंग थे और कंबाइन मीन मुझे दे रखा था और इसका परसेंटेज वर्ड दे रखा था, तो मैंने क्या किया, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 100 लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, n2 की वैल्यू निकाल दी 100 माइनस n1, उसको सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व कर लिया इजीली, और मेरी एक वैल्यू इससे निकल आएगी, n1 निकल गया मेरा 100%, इसका मतलब n2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने इमेजिनरी क्वेश्चन लिया है तो इसमें तो ये पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन जनरली हमारा n1 n2 दोनों पॉसिबल एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो कंबाइन मीन होगा। जब एक n0 ही हो गया तो वो कंबाइन मीन नहीं होगा, ठीक है। अब जब मीन की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, तो मीन या एवरेज 3 टाइप के हो सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब क्या चालाकी क्या होती है, आपको एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट एवरेज, कैलकुलेट एवरेज दिया हुआ है, और आपको नहीं पता उस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन लगाऊं, हार्मोनिक मीन लगाऊं या ज्योमेट्रिक। भाई एवरेज तो 3 होती हैं, हमें तीनों पता है, तीनों के फॉर्मूले पता है, लेकिन ये नहीं पता कि क्वेश्चन में अप्लाई कौन सी करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर तो हमें दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज, किसी भी चीज में रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है रेट। रेट ऑफ चेंज मुझे निकालना है, चाहे पॉपुलेशन का निकालना हो, ग्रोथ रेट निकालना हो, कुछ भी रेट ऑफ चेंज निकालना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे स्पीड डिस्टेंस का, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन मेरे यहाँ पे फिट हो जाए। ये 2 कैटेगरी अलग कर दी और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने इस वाले कॉलम के लिए छोड़ा। रेट का मतलब है यहाँ पर मुझे यूज करना है ज्योमेट्रिक मीन। स्पीड डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे मुझे यूज करना है हार्मोनिक मीन, और बाकी जगह मैं यूज करूंगी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, मीन और एवरेज, एवरेज भी 3 टाइप हो सकती हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, लेकिन अर्थमेटिक मीन और मीन एक ही बात होती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ये नहीं कि एवरेज लिखा हुआ है सीधा से चलो भाई टोटल करो, डिवाइड बाय एन करो, आंसर आ गया, ऐसे नहीं करना। एक पर्सन है, वो ट्रैवल कर रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिटर्न कर रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्वेश्चन है फाइंड एवरेज स्पीड। ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चलो भाई इसको तो मोरली कर सकते हैं। और हमने क्या किया, 24 प्लस 30/2 करा और आंसर निकाल दिया 27। नहीं भाई, रॉन्ग कर दिया, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन कर दिया। और एक चीज और नोटिस करना, जितना हमारा दिमाग गलत से गलत सोच सकता है ना, सीए उस सारे दिमाग को पकड़ लेता है और सारे ऑप्शन होते हैं। आपके एमसीक्यू में एक ऑप्शन में 27 आंसर जरूर होगा, 100% होगा। तो जो हम गलत से गलत सोच सकते हैं, तो वो सारे आंसर हमारे ऑप्शंस में होते हैं, 100% होते हैं। तो आपको ये 27 जरूर लिखा हुआ मिलेगा अपने ऑप्शंस में, और आप उसको टिक कर दोगे। यहाँ आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन स्पीड का था, स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, तो मुझे ऐसे नहीं करना था। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, n डिवाइड बाय 1/a प्लस 1/b। अगर मेरी ऑब्जर्वेशंस a और b हैं, मतलब क्या हो जाएगा, 2 ऑब्जर्वेशन है, 1/24 प्लस 1/30, और इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस वो आंसर आपका फाइनल आंसर होगा, इस आंसर को आप नहीं ले सकते, ये आंसर हमारा ठीक माना जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने सारी प्रैक्टिस की हुई है। तीनों मीन मुझे, तीनों एवरेजेस मुझे निकालनी आती है, लेकिन अगर मैं ये चीज़ पार्ट छोड़ दिया मैंने पेपर में रिवाइज करने के लिए, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है।
तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करके और पढ़ के चलना है। डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन दोनों होते हैं, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना है और उसके हिसाब से ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, क्लियर? अब जब तीनों का ही नाम एवरेज है, तीनों का ही नाम एवरेज है, तो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो होना चाहिए। एम, जीएम और एचएम में तो मैं ए बोल देती हूँ, इसको जी को एच बोल, तो क्या रिलेशन होने वाला है? मैंने दो ऑब्जर्वेशन के बेस पे रिलेशन निकालने की कोशिश, पता भी तो नहीं चलना चाहिए बना कैसे। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? दो ऑब्जर्वेशन के बीच में टोटल करो, डिवाइड बाय एन कर दो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? उनका रूट निकाल दो मल्टीप्लाई करके। हार्मोनी मीन क्या होता है? 2/1/a प्लस 1/b। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ तो क्या बन जाता है? 2ab/a प्लस। ठीक है, तो इन तीनों को जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि मैं जी स्क्वायर कर दूँ तो वो a इंटू एच के इक्वल आ रहा है। कैसे भाई? अगर आपने रूट ए बी का स्क्वायर किया और यहाँ लिखा a प्लस बी बाई 2 बाई ए प्लस, ब्रैकेट से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ स्क्वायर करना था, तो ये मेरा बिल्कुल फिट बैठता है। इसका मतलब मैं g इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एच भी लिख सकती हूँ, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एच भी लिख सकती हूँ। मतलब एक रिलेशन तो ये है और एक रिलेशन ये है, दो जो भी मुझे दिया होगा वो दोनों ही ठीक हो गए। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन हो गया एम, जी एम और एच एम के बीच में। और जब ये रिलेशन आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? कैसे दिखा सकते हैं? एक हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक हम ऐसे दिखा सकते हैं, तीसरा हम बोल सकते हैं कि ए, जी और एच मिलके क्या बना रहे हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब एक जीपीसी क्या बना रहे हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब एक छोटी सी बात को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं। इसी चीज़ पे हमें काम करना है और इन्हीं पॉइंट्स को हमें एग्जाम के टाइम अच्छे से रिवाइज करना है। अब ये तो हमने एक कर लिया रिलेशन। अब क्या क्या हो सकता है? अगर मेरी सारी ऑब्जर्वेशंस इक्वल हों, जैसे मैं कही थी 659 दिया हुआ है, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगी? अगर मैं कहूँ कि सारी ऑब्जर्वेशन अलग अलग हैं, भाई बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, कोई भी मैच नहीं कर रही, कोई भी सेम नहीं है, क्या मैं बोलूँ कि क्वेश्चन में आंसर तो पूछा है रिलेशन का, लेकिन मुझे कोई हिंट नहीं दिया, जैसे अमिताभ बच्चन केबीसी में देता रहता है। तो कोई ऑब्जर्वेशन का मुझे इंडिकेशन या हिंट नहीं दिया, तब मैं कैसे बताऊं रिलेशन? आंसर तो करना ही पड़ेगा, 1 मार्क का सवाल है। तो ऑब्जर्वेशन जब आपकी इक्वल होंगी तो आप कहोगे आपका ए एम, जी एम, एच एम इक्वल है, और जब अनइक्वल होंगी तो मैं कहूँगी ए एम बड़ा है एम से और जी एम बड़ा है एच एम से। कुछ बोला ही नहीं है भाई, तो इनके इधर उधर तो आंसर जा ही नहीं सकता। तो ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं, हमें बताया नहीं। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई तो होगी, तो हम ये आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस एक छोटा सा हमने मीन का टॉपिक लिया, लेकिन ये देखा कि मीन में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज में होनी चाहिए, जो एक्चुअल में हमारे पेपर में चेक हो रही हैं। कि आपको मीन का क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, ठीक है, डाटा भी बहुत छोटा छोटा दे रखा है, आप अप्लाई कर लो क्योंकि 1 ही मिनट का टाइम है, कैलकुलेटर से यूज।
लेकिन वो क्या चेक क्या करना चाहते हैं वो भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे सीए अथॉरिटी या सीए इंस्टीट्यूट बच्चों के माइंड को पढ़ता है, ऐसे हमें भी उसके माइंड को या उसकी डिमांड को समझना पड़ेगा। तो हमें क्या देना है कि हमें ये शो करना है, ये रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर में कि हाँ मुझे बेसिक्स क्लियर हैं। मैं सिर्फ रट्टा मार के या सॉल्व कोर्स रजिस्टर्स भर के नहीं आया हुआ हूँ। मैं उसके बेसिक को पूरी तरह से समझ के कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी पता होना चाहिए। सब चीज़ों को गो थ्रू करके ही पेपर देने आया हूँ फुल प्रैक्टिस के। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था मीन का, लेकिन उसमें बहुत छोटी छोटी सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए, उनको बस पढ़ते जाओ, फिर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये हमने पूरे सेशन में भी यही बात की है और अभी भी मैं आपको यही बात बोलती हूँ कि उस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उस पर काम जरूर करो। अगर वो कर लिया तो न्यूमेरिकल पार्ट तो वैसे ही कहीं नहीं गया, आपको सारे फॉर्मूले क्लियर, सारे रिलेशन क्लियर हैं, सारी सिचुएशंस क्लियर हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है, तो फिर बचेगा क्या। ठीक है, तो ये हमने क्लियर किया कि मीन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम मीडियन होता है हमारा, 3 टाइप की सीरीज होती हैं और उसमें हमारे फॉर्मूलेज होते हैं, हमें सीरीज आइडेंटिफाई करके फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेम हमारा मोड होता है, इंडिविजुअल सीरीज होगी तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी या जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही होगी उसको मैं मोड लेती हूँ। जनरली हमें जो रिपीट वाला पार्ट है वो पहले देखना है, हाईएस्ट वैल्यू वाला पार्ट बाद में देखना है। जैसे मैंने ये केस लिया तो सबसे बड़ी वैल्यू 18 थी, लेकिन को पहले मैंने रिपीट देखा, रिपीट कुछ नहीं हो रहा था तो मैं हाईएस्ट वैल्यू देखी, लेकिन यहाँ पर रिपीट बहुत सारे हैं भाई, तो पहले मैं रिपीट को देख रही हूँ, हाईएस्ट वैल्यू को तो मैं देख ही नहीं रही। रिपीट को देखूंगी तो 2 बहुत बार रिपीट हो रहा था तो मोड 2 है, तो पहले आपको देखना है कौन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसको फोकस करना है, और रिपीट कुछ नहीं हो रहा तो हाईएस्ट वैल्यू पे जाना है। मतलब पहले आपको रिपीट वैल्यू देखनी है, रिपीट नहीं हो रही तो हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। फर्स्ट नंबर पे रिपीट वैल्यू, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वैल्यू। डिस्क्रीट सीरीज में तो इजी सा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी उसकी पैरेलल वैल्यू एक्स की हमारी मोड। कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला होता है जिसमें हमें मॉडल क्लास निकालनी है, उसके बेस पे क्लास इंटरवल सेलेक्ट करना है, और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी क्या बन जाती है f1, उससे प्रीसीडिंग f0 और उससे सक्सीडिंग f1 f2। उन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और मोड निकाल देंगे। मोड को हम कैसे निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम के थ्रू निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम से हम इजीली मोड को लोकेट कर सकते हैं ग्राफिकली। जब हम मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट कर लेते हैं, अब हमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन सारा कुछ कर लिया, तो नेक्स्ट हमारा डिस्पर्शन का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आता है क्वार्टाइल डेविएशन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। भी इसी का पार्ट है, वो जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमें 2 क्वार्टर्स की वैल्यू निकालनी होती है, Q1 Q2 क्यों नहीं निकाला भाई, इसका आंसर बताओ, Q2 क्यों नहीं निकाला, Q1 Q3 में ऐसी क्या खास बात लगी कि आपने Q2 को नहीं निकाला। कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी है नहीं, तो Q2 और मीडियन हमारी एक ही बात होती है, Q2 निकालूं या मीडियन निकालूं बात एक ही हो गई। ठीक है, Q2 निकालूं या मीडियन निकालूं एक ही बात हो गई। ये बना कैसे, Q1 के लिए अगर मुझे क्लास चाहिए तो मैं क्या निकालूंगी, n/4। Q3 के लिए क्लास चाहिए तो क्या निकालूंगी, 3n/4। अब भाई Q2 के लिए चाहिए तो क्या निकालूंगी, n/4। तो क्या बन गया ये तो n/2 बन गया, और n/2 किसकी क्लास होती है, मीडियन की, इसलिए Q2 और मीडियन एक ही बात होती है। ठीक है, अब इसमें हमारे फॉर्मूले जाते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और इसका कोफिशिएंट। अब जब मैं क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर रही हूँ और एक इसके कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ, जब हम मेन डेविएशन निकालते हैं कोई भी, चाहे वो क्वार्टाइल डेविएशन हो, चाहे वो मीन डेविएशन हो, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, एब्सोल्यूट। और जब उसके कोफिशिएंट की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव। ठीक है, क्लियर। अब Q2 मेरा मीडियन होता है, तो मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन में भी तो कोई रिलेशन होना चाहिए, हाँ भाई बिल्कुल है, रिलेशन बिटवीन Q3, Q1 एंड मीडियन।
रिलेशन बिटवीन 3, 1 एंड मीडियन। क्या रिलेशन होता है मेरा? Q3 माइनस मीडियन इक्वल टू मीडियन माइनस, और सिंप्लीफाई कर देते हैं, Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 2, और सिंप्लीफाई कर देते हैं 3 प्लस Q1 बाई 2 इक्वल टू, और सिंप्लीफाई कर देते हैं एवरेज ऑफ 2 क्वार्टाइल्स 1 एंड Q3 इक्वल टू। तो सब में एक ही बात है, ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, एक ही बात है। और हमने स्टेप बाय स्टेप डेरिवेट करते करते सारे स्टेप सीख लिए, तो कोई भी स्टेप आए हम आराम से टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर हो गया सारा कुछ? तो इस तरह से आपको अब लास्ट मोमेंट पे जब फाइनल रिवीजन करोगे, इन सब बातों को ध्यान में देना है। फॉर्मूले आपने कर लिए, हमने क्लास में क्वेश्चन भी बहुत सारे किए, आप सबको वो चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी आपको साइड बाय साइड करते जाना है, परफेक्टली करते जाना है कि माइंड में आप डेरिवेशन के साथ करो कि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो, आपको वो चीज़ क्लियर हो कि बनी कैसे थी। अगर कभी कंफ्यूजन हो भी रहा है एग्जाम में, हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो, भाई इतना सिलेबस है, कर रहे हैं हम 10 बार कर चुके हैं और अभी 2 बार कर लेंगे, तो हो सकता है किसी पॉइंट पे लिटिल बिट कंफ्यूजन। और नेगेटिव मार्किंग है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग रिस्क लो, आप भी नहीं चाहते, तो हम उसको डेरिवेट करके देख सकते हैं और श्योरिटी के साथ टिक कर सकते हैं कि हाँ माइनस आएगा या प्लस, ऑप्शन तो दोनों दिए हुए होंगे, तो आपको आराम से पता चल जाएगा नहीं भाई यहाँ तो प्लस ही आएगा, और आराम से आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है, क्वार्टाइल्स के में हम क्या करते हैं, क्वार्टर तो सबको पता है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, इसलिए सारी वैल्यूज को मैं किससे डिवाइड कर रही थी, 4 से। इसी के बेस पे अगर मैं डिसाइल की बात करूं, डिसाइल क्या होता है 1/10, तो मैं किससे डिवाइड करूंगी 10 से। जैसे सपोज मैंने D1 निकाला, क्या लिखूंगी n/10, D2 निकाला बाई 10, 5 निकाला 5n/10, ऐसे में कोई भी डिसाइल निकाल सकती। अब जब मैं D5 पे पहुंची तो D5 मेरा फिर n/2 आ गया, मतलब D5 भी मेरा मीडियन के इक्वल है। कैसे है ये हमें पता चल गया, D5 भी मेरा मीडियन के इक्वल होता है। ठीक है, सेम इसी के बेस पे अगर मुझे परसेंटाइल निकालना आ जाए, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है 1/100, हर वैल्यू को मुझे क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। अब मुझे निकालना है 10p10, तो मैं क्या निकालूंगी 10p/100, निकालना है p30, तो मैं क्या निकालूंगी 30p/100, फिर मुझे निकालना है p50, मैंने निकाला 50p/100। अब p50 निकालते ही फिर से मैजिक हो गया, 52 × 100, आंसर क्या आ गया n/2, और अगेन ये क्या बन गया मेरा मीडियन। मतलब Q2 भी मेरा मीडियन था, D5 भी मेरा मीडियन है, और P50 भी मेरा मीडियन है, तीनों ही मेरे मीडियन है। Q2 भी मीडियन था, D5 भी मीडियन है, P50 भी मीडियन है, और क्यों है कैसे है वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये लिस्ट भी की थी कि किस बेस पे हम एवरेज को सिलेक्ट करते हैं कि कब हमें कौन सी एवरेज को अप्लाई करना चाहिए, तो ये पढ़ के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको आराम से सेटिस्फाई या जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला लगना चाहिए, इस एवरेज से हमें इसे करना चाहिए। एक चीज़ और, हमने अभी क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह तो सब कर ली, रेंज हमने अभी नहीं किया। रेंज हमारी क्या होती है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, और कोफिशिएंट तो वही L-S/। इसमें आपको ध्यान देना है कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट हमेशा आपको रैंडम वेरिएबल से लेना है। मतलब अब इसका मतलब करते हैं, रेंज जनरली हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, भाई रेंज तो इजी सा टॉपिक है, आता है उसमें करना ही क्या है, ओरल हो जाए। तो उसमें भी अगर कुछ है, छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है, जिसमें आधा मिनट चाहिए आधा मिनट लगाओ, जिसमें आधा घंटा चाहिए उसमें आधा घंटा लगाओ, आधे मिनट को भी छोड़ के नहीं चलना है। ये मेरी 3 सीरीज के क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया आपको 5, 9, 15, 20, 30,
यहाँ पर मैं क्वेश्चन देती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था 10 10 to 20 30 to 1 5, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन में मुझे रेंज चाहिए, तीनों ही क्वेश्चन में मुझे रेंज चाहिए, तो इसमें रेंज क्या होगी? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। इसमें रेंज क्या होने वाली है? 5 माइनस 2? नहीं भाई, रेंज के लिए तो रैंडम वेरिएबल कंसीडर होगा। रेंज का आंसर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1। अगर आपने इसको देख भी लिया तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे, तो इसको इस पार्ट में अगर आपको रेंज निकालनी है तो अगेन मुझे फ्रीक्वेंसी से कोई काम नहीं है, मैं क्लास इंटरवल देखूंगी। 40 माइनस 0, मेरा आंसर क्या आ गया? 40, ठीक है। तीनों सीरीज में रेंज निकालनी हमने कर ली। अब इसमें भी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स थी। अगर सारी ऑब्जर्वेशन हमारी सेम हो तो इसका मतलब रेंज क्या आ जाएगी? 0, कि हाईएस्ट भी वही बन जाएगा, लोएस्ट भी बन जाएगा। अगर मैं कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर देती हूँ या सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ सारी ऑब्जर्वेशन में से, तो रेंज चेंज नहीं होगी, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेंज चेंज हो जाए। अगर मैं कुछ सारी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देती हूँ कांस्टेंट क्वांटिटी से, तो मेरी रेंज चेंज हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज चेंज नहीं होगी। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसे चेंज ऑफ स्केल कहते हैं। तो क्या रोल है? अगर मुझसे लिखा जाए ऑल ऑब्जर्वेशंस आर चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल, देन व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन रेंज, तो हम कहेंगे रेंज शुड बी चेंज्ड एज पर द स्केलर विच मल्टीप्लाई और डिवाइड द ऑल ऑब्जर्वेशन। तो अगर स्केल है इसका मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है, और ओरिजिन है तो इसका मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ है। हर चीज, एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हमने क्लास में कुछ भी नहीं किया है, किसी भी सेक्शन को आपको छोड़ना नहीं है। रेंज का इतना छोटा सा सेक्शन है, मुश्किल से आपके 2-3 मिनट लेगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पेपर में आता है कि ये बहुत छोटे टाइम में हम कर सकते हैं। और क्या है, हमारा माइंड भी पढ़ रखा है कि हम इस चीज टॉपिक को इग्नोर मार देते हैं, है ही नहीं करने के लिए। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के तो मैं आपको बोलूंगी फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। इसका फॉर्मूला टिक करने के लिए एग्जाम में ज्यादातर आता ही है। फॉर्मूले आपको इसके सारे पता होने चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए कि आप आराम से टिक कर पाओ। वेरिएंस का फॉर्मूला वही स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, सिर्फ हर फॉर्मूले में से हम रूट हटा देते हैं, का फॉर्मूला बन जाता है। इसके बेस पे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। अब इस फॉर्मूले को तो मैंने याद कर लिया, अगर मुझे 2 वैल्यूज दी हुई हैं मैं आराम से सी निकाल भी सकती हूँ। जनरली पूछा क्या जाता है कि कौन सी सीरीज या कौन सा बैट्समैन या कौन सा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, या किसकी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, चेंज हो रही है। तो जिसका आंसर कम आता है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, और जिसका आंसर ज़्यादा आता है वो ज़्यादा वेरिएबल होता है या ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, या उसमें चेंजेस ज़्यादा आते हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। ठीक है, क्लियर? ये फॉर्मूला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये 2 तरीके से हमारे पेपर में आ सकता है। पहला तरीका एज अ फॉर्मूला कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एज अ फॉर्मूला टिक कर। दूसरा तरीका, आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो सिर्फ यहाँ पर n की वैल्यू आपको क्या करनी है, 10 पुट कर देनी है, और आपका आंसर आ जाएगा, जिसे आपको टिक कर देना है। मतलब आपको 1 to 10 काउंटिंग लिख के पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत। QD MD SD का रिलेशन जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 6 QD इज इक्वल टू 5 MD इज इक्वल टू SD। अब इसमें से अगर मुझे सिर्फ QD और MD का रिलेशन चाहिए सपोज, तो मैंने क्या पढ़ा अभी, 6 QD इज इक्वल टू 5 MD, और इसका मुझे रिलेशन चाहिए, QD और MD का मुझे रिलेशन चाहिए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, QD इज इक्वल टू 5/6 MD, 6 को मैंने यहाँ डिवाइड में डाल दिया। क्या लिख सकती हूँ, MD इज इक्वल टू 6/5 QD। लिखो, दोनों सही है, तो हम इससे आराम से अपने रिलेशन को बना सकते हैं। एज इट इज टिक करने के लिए आए वो कर सकते हैं, कोई वैल्यू एक दे रखी है दूसरी निकालनी है तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है,
क्लियर है? अब ये टेबल हमारी इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसमें जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, जैसे जो एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस, थ्योरी के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बेस जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए पूरी शीट है, जिसमें आपको पता चल जाएगा अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई है या एक आंसर दिया हुआ है, उस आंसर में मैं कुछ प्लस माइनस कर दूँ तो नया आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो नया आंसर क्या आएगा, सीरीज दी हुई है तो नया आंसर कैसे निकलेगा। मतलब मेन क्या है कि आपको रेंज क्यू एम डी एस टी निकालते टाइम अगर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है तो कांस्टेंट पार्ट को इग्नोर करना है, को इग्नोर कर दो, इस साइन को इग्नोर कर दो, सिर्फ यहाँ पर आपको x की वैल्यू डालनी है और आपका आंसर बता देना है। रेंज दिया हुआ है तो रेंज डाल दो, एम डी दिया हुआ है तो एम डी डाल दो, एस टी दिया हुआ है तो एस टी डाल दो, क्यू डी दिया हुआ है तो क्यू डी डाल दो। ना तो ये ए देखो ना ये प्लस माइनस कुछ भी लगाओ वो देखो और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो 100% हमारे पेपर में 1 या 2 होते, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से कर। जैसे मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, 2 नंबर हैं ए और बी, उनके बीच में, तो इसका एक शॉर्टकट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ ऑफ डिफरेंस होता है। मॉडुलस लगा हुआ है मतलब b माइनस ए करो या a माइनस बी करो, कुछ फर्क। अब ए और बी 2 डिफरेंट नंबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, तो हम हाफ ऑफ रेंज भी इसको बोलते हैं। तो बात को बोलने के तरीके है वही चीज़ कि मॉडुलस ऑफ b माइनस ए लिखा या मॉडुलस ऑफ a माइनस बी लिखा या फिर हाफ ऑफ रेंज लिखा, बात एक ही है, लेकिन हमें सारी पता होनी चाहिए, हमारे एग्जाम में कोई भी आ सकती है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर आपका डिस्पर्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपके 40 में से 20 मार्क्स भी कंप्लीट हो गए। सेकेंड थिंग जो मुझे आपको बोलनी है कि आपको हर चैप्टर के सीए की मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो ज़रूर देखना है, 100% देखना है, और जो लगे कि हाँ प्रैक्टिस चाहिए वो भी करनी है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आपने बहुत बार कर लिए, अभी भी अगर आपके लिए पॉसिबल है तो करते रहिए, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है लास्ट मोमेंट पे उन पे हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। साथ साथ हर चैप्टर के आप सीए मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो करते रहो, और आपने अपनी बुकलेट में जो क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, यहाँ मुझे ये डाउट है या इसमें मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे कर लेना चाहिए, वो आप करते तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी रिवीजन परफेक्ट रिवीजन हो जाएगी, सारे डाउट्स कंफ्यूजन सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 2 सेकंड के ब्रेक के बाद अब हम नया चैप्टर कोरिलेशन की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा आप लोग भी रिलेशन और रिग्रेशन दोनों चैप्टर को मिला के हमारे मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस। और जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो डाटा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें हमें टाइम लगता है, तो पूरा हमें डाटा गिवन होके हमसे कोरिलेशन मांगा जाए ये तो पॉसिबल ही। तो हमें या तो कंसेप्ट सारे पता होने चाहिए, फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, सारे पता होने चाहिए, और अगर हमें 2 इक्वेशन जैसे स्टैंडर्ड दी हुई हैं तो नया वाला क्या होगा, या एक्स वाई में दिया हुआ है तो यूवी में क्या होगा, कोरिलेशन रिग्रेशन वो कैसे निकालेंगे वो पता होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें हमें पता है तो हमारा ये चैप्टर परफेक्टली डन, हमें इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही देखना है कि क्या क्वेश्चन पॉसिबल है, कैलकुलेशन वाले तो पॉसिबल ही। कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों को ही हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की वैल्यू -1 and 1 के बीच में तो नहीं लिख सकते, फ्रॉम लिख लेते हैं, क्योंकि -1 और 1 भी हमें चाहिए। माइनस और 1 मिनिमम वैल्यू है और 1 इसकी मैक्सिमम। कोरिलेशंस में हमें क्या करते हैं, डिग्री और डायरेक्शन का रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में मेजर करते हैं, इसे हम कोरिलेशन या कोवेरिएशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आ जाता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर एक चीज़ इंक्रीज करने से दूसरा फैक्टर मेरा डिक्रीज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इन्वर्सली कोरिलेशन। जैसे मैं कहती हूँ प्राइस और डिमांड, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स हमारा एक पेपर है तो हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या मैं कहती हूँ इन्फ्लेशन और प्राइस में कैसा होगा, डायरेक्ट,
रिलेशन ज़्यादा है तो प्राइस भी बढ़ते जाएंगे, तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, उसे पॉजिटिव रिलेशन। वो रिलेशन हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, सिंपल और मल्टीपल हो सकता है, लीनियर नॉन लीनियर हो सकता है। लीनियर में रेशो कांस्टेंट होती है और नॉन लीनियर में रेशो कांस्टेंट नहीं होती। डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसके ऊपर बेस्ड भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वैसे तो ये कॉमन सेंस का है, फिर भी पढ़ के जो अगर कुछ डाउट है तो वो खत्म हो जाता है। जैसे इसमें था नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड फैक्टर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। एकदम से दिखेगा तो हमें ये लगेगा फिक्स कॉस्ट है भाई, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रही है तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए। नहीं भाई, फिक्स कॉस्ट का मतलब तो फिक्स पर यूनिट उसका क्या होगा, कम होता जाए। कि नंबर ऑफ यूनिट जो डिवाइड करने वाला डिनोमिनेटर है वो मेरा क्या हो रहा है, 1 बाय 1 बढ़ता जा रहा है। जब डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है तो रेशो क्या होती है, डिक्रीज का मतलब कैसे हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन। स्कैटर डायग्राम, जब मैं पूरी कैलकुलेशन पार्ट पे जाना ही नहीं चाहती, सिर्फ एक ग्राफ बना के अपना कंक्लूजन निकालना चाहती हूँ कि कौन सा है, तो उसे स्कैटर। सबसे पहले तो रिलेशन होते कौन कौन से, पॉसिबल कौन कौन से हैं, या तो जीरो होगा, +1 -1 प्लस, या सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव। अगर जीरो है तो हम कहते हैं कोई रिलेशन है ही नहीं, +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव को रिलेशन, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को। अब पता कैसे चलेगा, डाटा पूरा मेरी शीट पे स्प्रेड आउट हुआ हुआ है, एक प्रॉपर डायरेक्शन या कुछ है तो मैं उसे कहूँगी जीरो। और अगर लो से हाई की तरफ जा रहा है, राइट हैंड की तरफ जा रहा है मेरे, तो होगा परफेक्ट पॉजिटिव। अगर मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव। राइट साइड पे है लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे है लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है तो नेगेटिव। अब इसके हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी करते हैं। प्रॉपर्टी आपको बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि ये वाले कुछ चैप्टर में मैंने आपको जैसे बता रही हूँ बार बार कि लॉन्ग क्वेश्चन आने की तो पॉसिबल ही चांसेस ही नहीं है। तो हमें क्या, इसकी प्रॉपर्टीज, फॉर्मुलेज, इन सब पर बहुत ज़्यादा फोकस, सीधा फॉर्मूले टिक करने के लिए आ जाते हैं या सीधा प्रॉपर्टी में से चीज़ें पूछ लेते हैं। जैसे कोवेरिएंस चेंज हो जाता है चाहे चेंज ऑफ स्केल से, लेकिन अगर चेंज ऑफ ओरिजिन हो तो चेंज नहीं होता। ये अभी हम पढ़ के चुके हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, ठीक है। ये कुछ डिग्रीज हैं। अभी तक हमने 5 टाइप का तो स्कैटर डायग्राम में पढ़ा, +1 -1 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव में हाईली पॉजिटिव, हाईली नेगेटिव, मॉडरेटली नेगेटिव भी पॉसिबल है। बाउंड्री है 0.75 से 1 तक है तो हाईली पॉजिटिव, 0.75 से -1 तक है तो हाईली नेगेटिव। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्लियर कर। अब कोरिलेशन को हम क्या, अगर हम कार्ल पियर्सन का मेथड लगा रहे हैं तो उसको हम प्रोटीन मेथड होते हैं, कार्ल पियर्स, स्पीयरमैन और कंकरेंट। स्पीयरमैन को हम रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं, स्पीयरमैन को हम रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं। मतलब रैंक वर्ड मिल जाए या स्पीयरमैन वर्ड मिल जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा, कंकरेंट वर्ड मिल जाए तो ये फॉर्मूला मिल जाए लगेगा, कार्ल पियर्सन वर्ड मिल जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा, और इनमें से कोई वर्ड ना मिले तब भी कार्ल पियर्सन फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला तो है ही नहीं। तो मतलब ये वाले दोनों तभी लगेंगे जब इनसे रिलेटेड वर्ड मुझे मिल जाए। और अगर कुछ मुझे क्लियर नहीं हो रहा, मेथड मेंशन नहीं है या फार्मूले का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है क्लियर नहीं किया हुआ, तब भी मैं कार्ल पियर्सन को प्रोडक्ट मोमेंट कहते हैं, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। मेरे सारे फॉर्मूले हैं, सबसे आंसर सेम आता है, कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई तो हमें करना ही नहीं। करने के लिए 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी बताऊंगी। जैसे आपको ये वाला आंसर भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व कर दो, पॉसिबल है। ये हो कि XY का डाटा दिया हुआ है, फिर निकालो, फिर पॉसिबल नहीं। सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, तो उस केस में क्या होता है, फॉर्मूला सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो ये फॉर्मूला पता तो होना चाहिए पहले, स्किन दी हुई है तो ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तो हम आराम से अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। दूसरा काम हम कर सकते हैं 1 मिनट। कार्ल पियर्सन एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, मैग्नीट्यूड कोरिलेशन का इसमें चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ ओरिजिन या स्केल। ओरिजिन चेंज हो गया, स्केल चेंज करते रहो, आंसर चेंज वाला। अगर मुझे एक कोरिलेशन XY के बीच में दे रखा है और मुझसे UV का मांगा गया है, कैसे निकालूंगी। अपने इक्वेशन को देखूंगी तो पहले मैंने UV का रिलेशन देखा, मांगा गया है,
दोनों पॉजिटिव हैं, जनरली हमें इनको पॉजिटिव ही रखना है, अगर कोई माइनस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके तो पॉजिटिव बना, पी का तो मैंने पॉजिटिव ही रखा। फिर एक्स वाई का रिलेशन मैं देख रही हूँ, अगर दोनों के रिलेशन सेम हो जाते हैं तो आंसर सेम आने वाला है, और रिलेशन अपोजिट है, ये प्लस प्लस था कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्लस प्लस है ये माइनस प्लस है, अपोजिट साइन हो गया तो मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस आंसर के आगे जस्ट मुझे प्लस माइनस का साइन लगाना है और कुछ नहीं लगाना, और इसमें ये 4 ही सिचुएशन पॉसिबल है जो मैंने आपको दे दी, और 4 सिचुएशन के अलावा जो सिचुएशन थी जिसमें u भी नेगेटिव हो रहा था, तो उसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ पहले उस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, भी पॉजिटिव आ जाएंगे, फिर आप इसको रिलेशन को अप्लाई कर दो और आंसर निकालो। ठीक है, क्लियर? जैसे इसमें से एक क्वेश्चन उठाती हूँ मैं, क्या करती हूँ यहाँ पे माइनस लगा देती हूँ, पार्ट में कंफ्यूजन नहीं लगा पा रही तो फर्स्ट क्वेश्चन से तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं। सेकंड को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय -1, क्या बन जाएगी, अब मैंने यू वी का रिलेशन देखा प्लस प्लस, एक्स वाई का रिलेशन देखा माइनस प्लस, फिर आंसर डिफरेंट आ रहे थे। एक्स वाई का मुझे क्या दे रखा है 0.18, यहाँ पे क्या हो जाएगा का -0। ठीक है, बस इतना सा टाइम आपको लगाना है और कुछ भी। अब ये जो पेज है भाई बहुत ही यूजफुल पेज है, इस आप 2 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक तो 100% श्योर तो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये बहुत यूजफुल पेज है जिसका एक एक हेडिंग हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आपको सिर्फ एक बार रीड आउट करके एक बार फ्रेश अप कर देना है, इसको कर दो अच्छे से भाई कि मेरे माइंड में पेस्ट हो जाए, ऐसे ब्रश लगा के ऐसे से अच्छे से पेस्ट हो जाए आपके माइंड में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको बहुत ध्यान से करना कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन क्या होता है, नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज़ बहुत डिटेल। ठीक है, क्लियर? ऐसे अब दूसरा इकोनॉमिस्ट आ गए, चेयरमैन, इनके फॉर्मूले को हम रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं। गिवन, जब रैंक्स गिवन नहीं होते फिर 2 सिचुएशन हो सकती है कि सारे रैंक्स डिफरेंट हो या कुछ रैंक सेम हो, रिपीट के हिसाब से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते, तो वो तो चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला और ये वाला। ये वाला फॉर्मूला हमें कई बार अप्लाई करने के लिए आ जाएगा, जिसमें या तो हमें डी स्क्वायर भी दिया होगा, एन भी दिया होगा, या सिग्मा डी स्क्वायर और आर एस दिया होगा, आपको एन निकालना होगा, तो इस तरह से आएगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर लेंथी क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि आपको डाटा दिया हुआ है, उसमें आप चेक कर रहे हो रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, फिर रैंक असाइन कर रहे हो, फिर सॉल्व कर रहे हो, ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? कार्ल पियर्सन के टेस्ट को हमने पैरामीट्रिक टेस्ट बोला था, स्पीयरमैन को हम नॉन पैरामीट्रिक बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर। ठीक है, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स बिटवीन टू वेरिएबल इज 0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सीधा सीधा में टिक करने के लिए आ जाएगा। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस आपको एक बार दोबारा से अच्छे से रिवाइज करनी है और आपकी स्टेट्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जो चीज़ें आपको मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि इस चैप्टर में से क्या क्या आना इम्पॉर्टेंट है, किस किस पे आपको फोकस करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को प्लान करना है, सब मैं आपको। कनकरेंट डेविएशन में ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, मतलब कार्ल पियर्सन पैरामीट्रिक था, बाकी दोनों क्या हो गए, नॉन पैरामीट्रिक हो गए, ये इसका है। इसमें एन हमारा होता है नंबर ऑफ अ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1, मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है -1 नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, जितनी पॉजिटिव साइंस है 1 2 3 साइंस है, तो ये 1 इंटू 2 करने के बाद ठीक है, पॉजिटिव साइंस एक ही आ रहा है तो C1 आ गया और N कितना आ गया 4, तो मैं फॉर्मूले में डालूंगी और अपना आंसर डाल दूंगी। ठीक है, सेम कोरिलेशन के बेस पे रिग्रेशन, इसको भी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू भी फ्रॉम -1 से 1 तक होती है, ना तो -1 से कम हो सकती है ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है। रिग्रेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल मेरा डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। अगर y डिपेंडेंट है x पर तो मेरी इक्वेशन बनेगी y ऑन x की, और x डिपेंड ऑन y है तो x
वाई की इक्वेशन, एक डिपेंडेंट हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट बन जाएगा। ए और बी इनमें कांस्टेंट होते हैं जिसे हम रिग्रेशन पैरामीटर्स कहते हैं, को हम वाई इंटरसेप्ट भी कहते हैं, और बी को हम स्लोप या रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। मेंशन करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट के हमारा स्लोप किसका है, वाई ऑन एक्स का, ये किसका स्लोप है, एक्स ऑन वाई। दोनों के स्लोप्स का के मल्टीप्लीकेशन का रूट मेरा क्या बन जाता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। दोनों के स्लोप्स के मल्टीप्लीकेशन का रूट क्या बन जाता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। सिंपल रिग्रेशन हमारा दो टाइप का होता है कि दो वेरिएबल होते हैं, वो लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर को हम कर्वी लीनियर भी कहते हैं, और मल्टीपल में जब हमारे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल। फॉर्मूले हैं जो स्लोप्स निकालने के लिए हम करते हैं। स्लोप निकालने के फॉर्मूले हैं बाई एक्स और बी वाई को से रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये हमारे हैं वाई ऑन एक्स के और ये वाले हैं हमारे एक्स ऑन वाई के, ठीक है। बी वाई एक्स मतलब वाई ऑन एक्स, बी एक्स वाई मतलब एक्स ऑन वाई, ठीक है, क्लियर। प्रॉपर्टीज अगेन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कोरिलेशन की बोली थी, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वाली इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये ध्यान रखना कि जो बी एक्स वाई का साइन है, बी वाई एक्स का साइन है और आर का साइन है, सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन, जैसे मैं कहती हूँ एक्स वाई है 4 और बी वाई एक्स है मेरा 1/4, आर क्या है मेरा 4 इंटू 1/4 1, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ऑप्शन मैंने लिया वाई एक्स वाई है मेरा -4, वाई एक्स है मेरा -1/4, आर हो गया मेरा -4 -1/4 1, ठीक है। अब यहाँ तो तीनों प्लस थे भाई, यहाँ माइनस है मैम, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस माइनस तो प्लस बन गया, नहीं। रिग्रेशन कोफिशिएंट में दोनों माइनस है तब भी आपको आंसर में माइनस साइन लगाना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो रिग्रेशन तो कभी आंसर माइनस में आ ही नहीं सकता, कि रूट तो तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम साइन के हो। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बोल देती, एक्स वाई इज 4, वाई एक्स इज -4, आर इज इक्वल टू 4 इंटू -1/4 अंडर रूट ऑफ -1, मैं क्या कहती, आर नॉट पॉसिबल, कि माइनस वैल्यू का मैं रूट नहीं निकाल सकती, वो सिर्फ इमेजिनरी नंबर में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पॉसिबल है और किसी पे पॉसिबल नहीं, तो मैं नॉट पॉसिबल लिख देती। यहाँ से रूल लगता है कि इसका साइन और इसका साइन, तीनों का साइन सेम होना चाहिए, तभी रिग्रेशन कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। मतलब इतनी छोटी सी बात है लेकिन उसका मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है जो हमें समझना पड़ेगा। स्लोप हमने पढ़ लिया, वाई ऑन एक्स का है तो बी वाई एक्स, और अगर एक्स ऑन वाई का है इसी के बेस पे मैं निकाल देती हूँ तो 1/। रिग्रेशन लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करती हैं अपने मीन पर, रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे पर, इसका मतलब इस अगर परपेंडिकुलर हैं वो में आर हमारा 0 हो जाएगा, कोइंसाइड है, आइडेंटिकल है, या आप इसको कह सकते हो पैरेलल है, तो आर हमारा +1 या -1 कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारा कोरिलेशन भी चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से अफेक्ट नहीं होता था, तो रिग्रेशन भी चेंज नहीं होता, चेंज ऑफ ओरिजिन और देखो, अगर मैं दो इक्वेशन की बात करती हूँ तो इनका बहुत बड़ा मेथड है आंसर निकालने। क्या करना है, आर निकालना है। आर निकालने का शॉर्टकट होता है a1 b2 डिवाइड में b1 a2 का अंडर रूट। चेक कर लो कि वो लेस देन 1 है या नहीं। अगर लेस देन 1 नहीं आ रहा तो हम इसका रिवर्स कर देते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर लिख देना, न्यूमरेटर नीचे लिख देना, फिर चेक कर लेना, तो सीधा आपका रिग्रेशन आप सॉल्व कर पाओ। अगर x और y के कोफिशिएंट मेरे अपोजिट है, अपोजिट साइन के, तो इसका मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और अगर ये सेम साइन के हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव है। कि आंसर के आगे प्लस माइनस भी तो डालना है, हमें ये देखा है कि रूट के अंदर माइनस हो तब भी बाहर माइनस लगा, ये चीज़ भी आपको चेक करनी। तो ये क्वेश्चन करा, वैल्यू निकाली, अब इसमें क्या था, एक्स वाई के साइन कैसे थे, अपोजिट थे, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, तो आंसर मैंने 8/15 डाल दिया, ये पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर।
और सीधा आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दिया हुआ है तो उसका रूट निकालोगे और सॉल्व कर दो। अगर अब आपको क्या दिया हुआ है, हमारे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज दी हुई हैं, एक वैल्यू मिसिंग है, उसका आंसर, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो और जो वैल्यू मिसिंग है वो निकालो। अब जो आंसर निकलेगा वो स्क्वायर का निकलेगा, ठीक है, मतलब वेरिएंस का निकलेगा। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है तो उस आंसर का रूट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे हम कहते हैं, कहती हूँ पाई हमने 4 लिया, पाई एक्स हमने बाय 4 ले लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लिया 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मुझसे क्या लिखूंगी, एक्स वाई डिवाइड में बी बाई एक्स। ध्यान रखना जिसका ऊपर लिखा है एक्स वन वाई, पहले जो लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन उसी का ऊपर आएगा। 4/1/4 वाई का दिया हुआ है 16, यहाँ ऐसे ही हो गया और यहाँ पे 16 और आ गया तो 16 आ गया। कैलकुलेशन तो मैं बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया मेरा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन पेपर में आराम से इस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं जो आ सकते हैं, डाटाबेस नहीं आ सकते। ये जो बातें हमने मार्क की हुई हैं अपना क्वेश्चन करते टाइम पढ़ते टाइम, जो मार्क की हुई है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी और मुझसे क्या पूछा गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स पूछा, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया था, तो आराम से मैंने फॉर्मूले में वैल्यू डाली और भी डाल दी। सारी बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको रिवाइज करके जाना है। ये नहीं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन बैठ के प्रैक्टिस करते, कैलकुलेटर में बता रहा हूँ मैं प्रैक्टिस, सारी बातें जितनी करी हुई हैं ये आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, क्वेश्चंस करने हैं और सीए मॉड्यूल में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से रिकॉल करना है। ठीक है, जी अभी के लिए इतना। टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करवाए हैं, प्लस मैंने आपको कोशिश की है बताने की कि एग्जाम में आपको किन करना है या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमारे पेपर में हमसे पूछा जा सकता है और किस चीज़ टाइम डिवोट, तो आप लोगों की हेल्प हुई होगी, आप लोग उस चीज़ बाय बाय और